हम हिंदी माध्यम के अंदर यूपीएससी की तैयारी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे शुरू करें। एग्जाम हॉल में दो प्रॉब्लम से स्टूडेंट जूझते हैं, एक होता है रिकलेक्शन और एक होता है कहीं न कहीं आपके पास में आइडेंटिफिकेशन। किंग मेकर किंग ब्रेकर मेरिट में डाल भी सकता है और मेरिट से आपको भगा भी सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो होते हैं दोस्तों आपके पास में वो है गोल्डन ट्रायंगल। सबसे बड़ा खेल क्या होता है हमारी यूपीएससी की तैयारी में, पता है? पेशेंस। यूपीएससी के अंतर्गत जो स्ट्रेटेजी तभी काम करती हैं जब आप अभ्यास कर पाते हैं और अभ्यास से भी ऊपर जो है आत्मविश्वास, आत्मबल आपके अंदर प्रबल हो पाएगा। हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पे जो आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी से रिलेटेड है। हम हिंदी माध्यम के अंदर यूपीएससी की तैयारी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे शुरू करें, उस संदर्भ में इस वीडियो को रख रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहां आपको पता चलने वाला है कि अगर आपको चाहे प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो अंतराल बचा है यानी अगले 100 दिन, या आपको दीर्घकालिक लक्ष्य यानी 1 या 2 वर्ष में भी मुख्य परीक्षा उन्मुख तैयारी करनी है, तो किस दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ने की चेष्टा कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में जाने से पहले अपने गंतव्य और मंतव्य को बहुत ही अच्छे से समझिए। यूपीएससी जैसा लक्ष्य हमेशा यह चाहता है कि आपकी क्रिटिकल इंसाइट और रैशनैलिटी यानी तार्किकता जो है बहुत ही कैलकुलेटिव और एग्जाम उन्मुख होनी चाहिए, परीक्षा उन्मुख होनी चाहिए। स्पेसिफिकली हमारे हिंदी माध्यम की बात की जाए तो विद्यार्थियों के पास में जो चैलेंज है उस चैलेंज को यानी मुख्य परीक्षा को लेकर के, कंटेंट को लेकर या फाइनल सिलेक्शन को लेकर के, इन चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सकता है कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी माध्यम में मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें, हाउ टू किक स्टार्ट दैट प्रिपरेशन। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि आप शुरुआत जो करेंगे वह कुछ कोर सब्जेक्ट से कीजिए। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है, पाठ्यक्रम को समझना है, जो कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे गैजेट नोटिफिकेशन के साथ में अवेलेबल है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2025 की प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व आए हुए नोटिफिकेशन के रूप में अभी भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन रहेगा कि आप तुरंत जाकर के उस वेबसाइट से अपने सिलेबस को डाउनलोड करें। हिंदी माध्यम के अंदर का जो भी आपका सिलेबस है प्री, मेंस और ऑप्शनल का, उसे अपने पास में रखें। सबसे पहली बात, अगर आपके पास में सिलेबस है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर चुके हैं और आपके पास में उसकी कॉपी भी है, तो कीप इट इन प्रिंटेड फॉर्मेट विद यू। हमेशा याद रखना है कि सिलेबस को जितनी बार आप आंखों से दोहराइएगा, आंखों से जितनी बार उसको जो है क्रॉस ओवर करेंगे, उतना ही फैमिलियरिटी उन सब्जेक्ट, उन टॉपिक्स और उन सब टॉपिक्स के ऊपर बनने वाली है। सबसे पहले उस सिलेबस में आपको कुछ कोर सब्जेक्ट्स पे काम करना होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। यानी हमारे ये जो 4 महत्वपूर्ण, जिसको मैं फाउंडिंग पिलर्स भी कह सकता हूं, यानी आप इतिहास से शुरू कर सकते हैं। हमारे भारत और विश्व के जो ऐतिहासिक पल है, जो कहीं न कहीं हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं, उन डेवलपमेंट्स की क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, किस तरीके से वो व्याख्यात्मक मुख्य परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं, तो चाहे वस्तुनिष्ठ हो, चाहे संक्षिप्त प्रश्न हो, चाहे लॉन्ग टर्म आंसर्स हो, हर तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटी जैसे विषय जो है, ज्योग्राफी जैसे विषय जो है, इकोनॉमी जैसे विषय जो है, जो हमारे देश और दुनिया कैसे ऑपरेट करती है, ये समाज कैसे चलता है, ये सिस्टम, ये इंस्टीट्यूशंस कैसे चलते हैं, ये दायरे किस तरीके से कार्य करते हैं, इन सारी तमाम जानकारियों को इन 4 विषयों की बेसिक नॉलेज से आप समझ पाएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआत में जब आपने इन 4 विषयों को पढ़ना शुरू किया है, सिलेबस को डिकोड करते हुए, टॉपिक और सब टॉपिक में ब्रेक करते हुए, तो आप कहीं न कहीं अन्य सब्जेक्ट्स को भी बेहतर कर पाएंगे। तो तैयारी कैसे शुरू करनी है? सबसे पहली चीज है आप अपना सिलेबस और अनसॉल्व्ड पेपर यानी पीवाईक्यूज अपने साथ में लेकर के बैठेंगे। इसके ऊपर कम से कम आपको 1 वीक का होमवर्क तो देना ही होगा। तो इसको लिखते हुए चलेंगे दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कि जब मुझे प्रारंभिक परीक्षा के बाद में मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी रहेगी, तो सबसे पहला जो टास्क रहेगा आपके पास में, द वेरी फर्स्ट टास्क फॉर यू, आप अपने पाठ्यक्रम को, अपने सिलेबस को
जैसे कि आपके पास में जीएस का जो सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, है ना। इसके अलावा अपने ऑप्शनल का सिलेबस, जैसे कि ऑप्शनल में भी जीएस 1 जो ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, इसे अगर हो सके तो प्रिंट करके, और अगर समय और इच्छा शक्ति अलाउ करे तो इसे हैंड रिटन फॉर्मेट में अपने पास में रखो लिख करके, क्योंकि जो लिखा जाता है ना चीज़ें दोस्तों, वह हमेशा हमारे दिल में, जहन में याद रह जाती। और फिर उसको जब भी आप एनसीईआरटी से, रेफरेंस बुक से, क्लास मटेरियल से, क्लास के वीडियो से, या फिर आप स्वयं भी स्वाध्याय से उसको पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, करंट अफेयर में ये चीज़ हमारे सिलेबस की है, किताब की ये चीज़ हमारे सिलेबस की है, यू विल बी एबल टू रिलेट इट। तो हमेशा पहला टास्क है आपको सिलेबस को या तो प्रिंटेड या हैंड रिटन फॉर्मेट में हाथ से लिख करके अपने पास रखना है, टाइम लगेगा। दूसरी चीज है आपको पीवाईक्यूज अपने पास में रखने हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स के, 10 वर्ष के जो अनसॉल्व्ड पेपर्स है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता लगने लगेगा कि जैसे हम सिविल डिसोबीडियंस की बात कर देते हैं या फिर हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर देते हैं, अगर उस विषय के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो पहले उस टॉपिक विषय, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आप अगर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे PW ओनली IAS, तो सिर्फ आप ऑनलाइन इतना लिखिए PW ओनली IAS PYQs UPSC, तो आपको वहां पे ईयर वाइज यानी हर वर्ष के पेपर जो भी हैं और सब्जेक्ट वाइज दोनों ही कैटेगरी में पेपर मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सब्जेक्ट वाइज पेपर देखिए, और जब आप सब्जेक्ट वाइज पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके ऊपर किस प्रकृति के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस के अंतर्गत लिखे गए टॉपिक्स और सब टॉपिक्स पे किस प्रकृति के, किस टाइप के, किस वैरायटी के प्रश्न पूछे गए, कितनी डिटेल में उसको डिग किया गया है, इसकी जानकारी आपको पीवाईक्यू से मिलने वाली है। मतलब आपका रियल सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज यानी गत वर्ष के प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यह आपके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए कि पिछले 5-10 वर्षों में किस प्रकृति के प्रश्न आए हैं और अगले 2-5 वर्षों में किस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी होगी। जब आप ये दो चीजें समझ चुके हैं कि पाठ्यक्रम क्या है और पूछे कैसे प्रश्न जा रहे हैं, अब बात बनती है तैयारी के ऊपर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए कि आप पहले जो है इन 4 कोर सब्जेक्ट को पढ़िएगा, जैसे इतिहास है, जैसे राज्य व्यवस्था है, जैसे भूगोल है, जैसे अर्थव्यवस्था है। जब आप इन विषयों की जानकारी लेंगे तो इंडिया एज ए कंट्री, एज ए रिपब्लिक और वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन और इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा। हमारे पार्लियामेंट से लेके, हमारे लेजिस्लेचर से लेके, हमारी अर्थव्यवस्था से लेके, हमारी खेती से लेकर के, हमारी आजीविका से लेकर, हमारी जीडीपी से लेकर, हमारे सोशल इश्यूज से लेकर के, ग्लोबल इश्यू से लेकर हर जानकारी को जो है आप एप्रिशिएट कर पाएंगे जो देश और दुनिया में आपके चारों तरफ हो रही है। यू विल हैव अ बेटर एप्रिशिएशन ऑफ दैट। उसमें भी अगर 3 विषय जो है, जैसे कि हिस्ट्री तो मोस्ट ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट ही है, इसके अलावा जो बाकी के 3 विषय बचे हुए हैं ना दोस्तों, जैसे कि पॉलिटी, जैसे कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इसके साथ में आपको समसामयिक विषय करंट अफेयर यानी न्यूज़पेपर को जोड़ के पढ़ना होगा। यानी स्टैटिक अगर आपने पढ़ा है तो करंट अफेयर को इसके साथ में जोड़ के पढ़ना होगा। वो आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, एनी न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस जो आपके रीजन में अवेलेबल है, या ऑनलाइन जिसको पढ़ने में आप बहुत ही स्वाभाविक तरीके से सहज है। दूसरा, हमेशा एक चीज याद रखनी है कि करंट अफेयर्स जो है अथाह समुद्र है, अतएव करंट अफेयर्स के लिए आपको एक सोर्स जो है लिमिटेड रखना होगा और रिवीजन और क्रेडिबिलिटी पे ध्यान देना होगा। इसको भी मैं डिटेल में लेता हूं। तो पहले कोर सब्जेक्ट करेंगे। हमारे कोर सब्जेक्ट क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। उसके बाद में सेकंड जो टास्क रहेगा आपका वह अन्य विषय, जैसे कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी। जब आप ज्योग्राफी कर चुके हैं, अब आप यहां पे पर्यावरण, पारिस्थितिकी जैसे विषय, अब आप डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को बेहतर तरीके से जो है अप्रोच कर पाएंगे दोस्तों, है ना। अगर ज्योग्राफी बिना पढ़े हुए तुम डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड के ऊपर आओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा आपके पास में, है ना। क्या है लैंडस्लाइड मैपिंग, क्या है अर्थक्वेक का रेक्टर स्केल्स, किस प्रकार अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्यों सुनामी आ रही है, यू विल हैव नो आइडिया। तो पहले कोर सब्जेक्ट और फिर एंसिलरी सब्जेक्ट्स करेंगे। जैसे कि पॉलिटी पढ़ रखा है तो अब आप गवर्नेंस पे आ सकते हैं, अब आप कहेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऊपर जो है टॉपिक्स को और अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। साइंस एंड टेक,
सोसाइटी और वर्ल्ड और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास है और आज़ादी के बाद की जो हिस्ट्री है इतिहास है, और इसके अलावा जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स का पेपर, ये सभी जो है आपके पास में कोर सब्जेक्ट के बाद की अंडरस्टैंडिंग है। यानी जो आपने जीएस पेपर 1, 2, 3 में सीखा है वही तो एथिक्स में अप्लाई कीजिएगा ना। आपको यहां पे कुछ चीजें बेसिक पता होनी है मित्रों कि जब तक मुझको एबीसीडी नहीं आती है मैं ग्रामर में ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकता। इसीलिए जब हम नर्सरी में होते हैं, जब हम तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, हमें पहले अल्फाबेट सीखने हैं, हमें पहले एबीसीडी सीखना है सर, है ना। फिर हम वाक्य भी बनाना सीखेंगे। यानी पहले कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के साथ में उसको जोड़ना है। तदुपरांत आप इन सेकेंडरी एंसिलरी टॉपिक्स पाएंगे और अंत में इन सभी के समाहित करते हुए करंट अफेयर और केस स्टडी के साथ में अप्रोच किया जाने वाला एथिक्स पेपर। तो सीक्वेंस पता चला मैं, सबसे पहले सिलेबस पीपीआईक्यू समझ में आया, फिर कोर सब्जेक्ट करेंगे और फिर करेंगे आपके जो एंसिलरी सब्जेक्ट्स है एंड देन एथिक्स। एथिक्स में सपोज आपके पास में एक टॉपिक छूट गया, जैसे कि आपको पॉलिटी की समझ नहीं है या फिर आपको इकोनॉमी की समझ नहीं है या फिर आपको जैसे हिस्ट्री की समझ नहीं है, तो एथिक्स वाले सब्जेक्ट्स के अंदर कई डायमेंशन आप चूक जाएंगे। इसीलिए जब आप सब्जेक्ट कर लीजिएगा सारे, तब एथिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि प्रिपरेशन का मैप क्या रखें। कभी भी याद रखना है, आदमी काम की अधिकता से नहीं मरता है, अस्त व्यस्तता से मरता है। सर इसका क्या मतलब है? हमारे पास में सिलेबस जो है ना यूपीएससी का, कहने को बहुत लंबा है, बट दोस्तों टू बी रियली ऑनेस्ट, इस पेपर को स्मार्ट तरीके से अगर आप अप्रोच करें, वन माउंटेन एट ए टाइम, अगर जैसे 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो पहले आप इन 2 कोर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें, है ना। जैसे आपने शुरुआत में हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट कर दिया, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर दिया, है ना। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे चले गए, जैसे आपने एथिक्स, जैसे कि आपके पास में गवर्नेंस आईआर ले लिया उसके बाद में, या एनवायरमेंट इकोलॉजी ले लिया आपने, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक ले लिया आपने। तो 2-2 पेपर्स को आपको साथ साथ में करते चलना है। यानी आप दिन में 2-2 घंटे जो है इन दोनों पेपर्स को दे सकते हैं, 4 घंटे आप अपने जीएस को अच्छे से दे सकते हैं। याद रखना है कि यहां पे आप लोगों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वह एक समय बाद में, यानी लगभग 6 से 8 महीने के अंतर्गत यह कंप्लीट हो जाने चाहिए। परंतु जो करंट अफेयर है यह तो आपका डेली चलने वाला है विषय है दोस्तों, है ना। प्लस यहां पे रिवीजन भी आपको करना होगा, दोहराव भी उसका करना होगा, पढ़ के लिख के, है ना, प्रैक्टिस करके। नोट मेकिंग भी डेली की श्रृंखला है। जो जीएस में पढ़ा, जैसे दिन के 2 टॉपिक पढ़े, एथिक्स के हो चाहे इकोनॉमी के हो चाहे पॉलिटी के हो, हैंड टू हैंड नोट मेकिंग करना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो एंड रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर रिवीजन अच्छा नहीं हो पाया तो जो आप पढ़ रहे हैं वो बेहतर रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम हॉल में 2 प्रॉब्लम से स्टूडेंट जूझते हैं, एक होता है रिकलेक्शन और एक होता है कहीं न कहीं आपके पास में आइडेंटिफिकेशन। आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ यार ये टॉपिक पढ़ा तो है ना, हाँ यार इसके बारे में पता तो है, साइक्लोन, सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में पता तो है, पर डेप्थ नहीं पता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो आपने 10 टॉपिक एनसीईआरटी में या फिर 10 टॉपिक क्लास में पढ़े हैं, अगर आपने उसको पढ़ के लिख के रिवाइज नहीं किया, लिख लिख करके उसको रिवाइज नहीं किया, बोल बोल के रिवाइज नहीं किया, तो अंत में जाते हुए उन 10 बिंदुओं में से आप मात्र 2 या 4 बिंदु को रिकॉग्नाइज या रिकॉल कर पाएंगे, बाकी के बिंदु जो है आप भूल जाएंगे। तो नोट मेकिंग आवश्यक है ताकि आपको, जैसे सपोज किताब में वह टॉपिक 10-15 पेज का है, उस 15 पेज को आप 2 पेज में समराइज कीजिए, जो कि परीक्षा में आप लिख सके, और उस 2 पेज का फिर आपको रिवीजन करना अति आवश्यक है। नोट मेकिंग में एक रूल लगता है आपके पास में, सर 10/2, है ना। मतलब आपको अगर 100 पेज की किताब है एनसीईआरटी, तो उसे 20 पेज में समराइज कर देना। 20 पेज भी मैं ज्यादा बता रहा हूं यूपीएससी के दृष्टिकोण से। जब आप पीवाईक्यू करेंगे प्री और मेंस के, तब आपको बेहतर एप्रिसिएशन होगा, तब आप बेहतर से समझ पाएंगे कि यहां पे आपको बहुत ही फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, एनालिटिकल डिटेल्स को ही नोट्स में लेके जाना है ना। और फिर आता है उसका रिवीजन। देखिए रिवीजन के सबके अपने अपने तरीके, कोई बोल के कर रहा है, कोई लिख के कर रहा है, कोई रफ कॉपी में लिख के कर रहा है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग करके कर रहा है ना। सो आपका क्या तरीका है वह अपनाइएगा। 1000 तरीके हो सकते हैं, है ना। कहते हैं कि आपके पास में काम ना करने के 1000 तरीके, पर करने के 100 तरीके भी हो सकते हैं। सो यू जस्ट फाइंड आउट कि आपका मेथड क्या है,
सबसे बेस्ट मेथड होता है लिख करके रिवाइज करना। द मोर यू विल राइट द मोर यू विल रिकलेक्ट। जितना लिखेंगे उतना याद होगा आपके पास में। लिखने से चीजें आपकी स्मृति में 40% तक रह जाती है ना। बोलने से वह आपकी स्मृति में 10 से 20% तक रहती है, ठीक है ना। तो लिख लिख करके अगर आपने 2 बार भी रिवाइज कर दिया तो वो टॉपिक जो है आपके ब्रेन से बहुत ही लॉन्ग टाइम तक, यानी 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने तक भी आपके ब्रेन में रिकॉल रहेगा दोस्तों उसका। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको हमारे फाउंडेशन कोर्सेज की जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप 12th पास स्टूडेंट है, कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, तो आप हमारे ब्रिज कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे हम यूपीएससी प्रारंभ 2028 के लिए इंगित कर रहे हैं। यह 2+1 ईयर प्रोग्राम है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों। यहां पे प्री, मेंस और इंटरव्यू की इंटरलिंकिंग कवरेज के माध्यम से तैयारी की जाएगी। साथ में ही स्किल कवरेज भी दिया जाएगा, हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स दोनों ही आपको यहां पे अवेलेबल होने वाली। अगर आप वर्ष 2027 और 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे संकल्प और प्रहार बैचेस में एनरोल कर पाएंगे, जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम में है। इन फाउंडेशन कोर्सेज की ये खूबी है कि ये सीटीआर बेस्ड मॉडल के ऊपर है, यानी क्लासरूम जो है लाइव क्लासेस, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट तो सरलतम सहजतम शब्दों में आपके समक्ष रखने वाली है। साथ ही होगा क्लास के उपरांत टेस्ट, जिसमें लिटमस टेस्ट होगा आपने कितना पढ़ा और कितना अभी भी जो है आपकी लर्निंग गैप है। और लास्ट में रिवीजन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जो क्लास में पढ़ा टेस्ट में कितना रिकलेक्ट कर पाए और रिवीजन के माध्यम से एक होलिस्टिक रिकॉल हो पाया। सो सीटीआर यानी क्लासरूम टेस्ट और रिवीजन इस मॉड्यूल के माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को सबसे बेस्ट किया जा सकता है। आप एक नॉमिनल प्राइस से इन बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे और दिए गए नंबर पे कॉल करके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है। आइए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यूपीएससी की तैयारी में आती है, चाहे कोई भी माध्यम हो, वो है टाइम मैनेजमेंट। कि सर समय का प्रबंधन कैसे किया जाए हम सभी के लिए, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी कहाँ भी वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कॉलेज में है, स्कूल में है, व्यावसायिक जीवन में है या फिर आपके गृहस्थ जीवन में है। हर एक व्यक्ति के पास में दिन के 24 घंटे। मैं ये कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट इज हैबिट मैनेजमेंट। आप अगर अपनी आदतों का, अपने निर्णयों का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं तो डेफिनेटली समय आपके लिए कोई बड़ी बाधा नहीं क्रिएट करने वाला है। आप अपने 24 आवर्स के इस स्केड्यूल को 8 और 8 घंटे के अंदर विभक्त कर लीजिए। 8 घंटे जो है वह सबसे पहले आप स्वयं को दीजिए, सेल्फ को दीजिए, यानी आप अपने स्वयं की नींद को पूरा कीजिए। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है यूपीएससी की जर्नी के लिए, 6-7 घंटे की। 1 घंटा आप अपने आप को, अपनी जो भी दैनिक जो आपके पास में रूटीन होता है, नहाना है, एक्सरसाइज है ना, इत्यादि, तो सारे सुबह से लेकर शाम तक के अंदर आप जो है 1-1.5 घंटा और उसको मिला ले तो भी 8 घंटे सफिशिएंट है। 8 घंटे, सपोज आप गृहिणी हैं, सपोज आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज जा रहे हैं 6 घंटे की, सपोज आपके पास में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, तो चाहे आपके पास में आप ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आपके पास में गृहिणी है आप कोई, ठीक है ना, या फिर आपके पास में कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, इन तीनों के ही पास में अगर आप 8 घंटे का ड्यूटी भी कर रहे हो, घर में बच्चों को, पति को, हस्बैंड को, वाइफ को, सबको जो है आपके पास में जो भी आपकी जिम्मेदारी है वह गृहस्थ जिम्मेदारी भी निर्वहन कर रहे हो, उसके उपरांत भी 8 घंटे और बचते हैं। 8 घंटे खुद के, जहाँ पे नींद लेकर के आप खुद को मैनेज कर रहे हैं, नहा धो करके खुद को बैलेंस कर रहे हैं मेडिटेट करके, और 8 घंटे यहाँ पे जो है आप अपनी सारी जो आपके पास में अकादमिक हो, व्यवसायिक हो, चाहे आपकी गृहस्थ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं, फिर भी 8 घंटे बच रहे हैं। इन 8 घंटों को भी अगर आप ढंग से यूज कर पाएंगे तो यह समय सफिशिएंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटेंसिटी, कि आप कितनी इंटेंसिटी से इस चीज को अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप एफिशिएंट तरीके से पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, है ना, आप अपनी एनर्जी को जो है वापस रिस्टैब्लिश कर रहे हैं, लिख लिख के पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, है ना, आप डिस्ट्रैक्शन अपना सोशल मीडिया से दूर रह रहे हैं, किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा सोशल और अननेसेसरी अनअर्जेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए 8 घंटे भी सफिशिएंट है, बशर्ते कि यह 8 घंटे जो है आप कम से कम 1.5 ईयर तक डेडिकेटेड होकर के तैयारी कर रहे हैं, तो यह सफिशिएंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आपको नींद भी लेनी है, समय भी व्यर्थ करना है, दूसरी जगह भी समय देना है, फिर आप अपनी इच्छा शक्ति को कहीं रेवड़ियों की तरह ना बांटते फिरिए,
है ना। लिमिटेड समय होता है, आपकी अदम्य इच्छा शक्ति, आपकी सततता, आपका हैबिट मैनेजमेंट ही आपकी सफलता का पर्याय बनने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम करंट अफेयर्स जैसे विषय पे बात करते हैं। सर स्टैटिक के साथ में कई विषय होंगे जहां पे समसामयिक यानी करंट अफेयर्स को भी आपको महत्वपूर्ण भाग के रूप में कवर करना होगा। स्पेसिफिकली हम जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 यूपीएससी के दृष्टिकोण से बात करें तो पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, साइंस एंड टेक, ये ऐसे विषय हैं दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा जो है प्रासंगिक रहने वाले। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बताने वाला हूं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के जो मेन यूट्यूब चैनल पे एडिटोरियल एनालिसिस हमारे द्वारा सुमित सर के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है। जब मैं अपने अभ्यर्थी जीवन में था उस वक्त भी मैं इस एनालिसिस को पढ़ता था और सुबह सुबह लगभग 10-11 बजे के करीब ये एनालिसिस आपके समक्ष अवेलेबल हो जाती है। यहां पे कोई तोड़ नहीं है, भूतो न भविष्यते। यह एनालिसिस आपको एडिटोरियल और जीएस पेपर की वह शानदार इंटरलिंकेज अवेलेबल कराएगा। यहां पे अगर आप साल भर भी कंटिन्यू रह गए ना दोस्तों, तो आपको सिलेबस का 60 से 80% हिस्सा जो है वह लिंकिंग के साथ में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इसके अलावा भी आप जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आपको यहाँ पे एंसिलरी टॉपिक्स भी कवर करने रहेंगे, साथ में एडिटोरियल, माइंड मैप्स प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए, तो आप हमारे ओनली आईएएस हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पे डेली न्यूज एनालिसिस, डीएनए या जिसको हम डीसीए भी कहते हैं, डेली करंट अफेयर्स, यह सेशन सुबह 9 बजते ही मेरे द्वारा, जगदीश जांगड़ द्वारा लाइव लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने अपने अभ्यर्थी जीवन में जो सीखा है वह सारी सीख को पूरी मेहनत के साथ में हिंदी माध्यम अभ्यर्थियों के लिए सहजतम सरलतम शब्दों के अंतर्गत विद्यार्थियों के समक्ष रखने की चेष्टा है। साथ में ही मैं माइंड मैप्स भी अवेलेबल कराता हूं ताकि नोट मेकिंग और रिवीजन आपके लिए आसान बन पाए और आप करंट अफेयर्स को दिन के 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब कई बच्चे होते हैं सर हमें जो है मंथली यूट्यूब से नहीं पढ़ना, हम तो मैगजीन में, जैसे कि जो ऑलरेडी एक इंटरव्यू दे चुके हैं या फिर 1-2 बार मेंस लिख चुके हैं, जिन लोगों को खाली चीज़ों को ब्रशअप करना है, उन्हें खाली अपडेट होना चीज़ों के बारे में, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में आप मंथली मैगजीन्स जो है हमारी मंथन मैगजीन, जो कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसे भी यूज़ कर पाएंगे। अब ये वाले सोर्सेज दोस्तों आपके लिए मैं ये कहता हूँ कि एग्जॉस्टिव नहीं है। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे टाइमलाइन, जैसे कि इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम से 19-20 महीने पुराने भी जो करंट अफेयर के टॉपिक्स पूछे, तो कई लोग कहते हैं 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाइए, पर इस बार यूपीएससी ने उनको भी जो है कहीं ना कहीं गलत ठहरा दिया। उन्होंने यूपीएससी ने 1.5 साल से भी पुराने करंट अफेयर पूछ लिए। अतएव मैं ये कहता हूं करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जहां पे आप चीजों को एक लिमिटेड टाइम बाउंड्री में करिए, जैसे कि 1 से 1.5 साल सफिशिएंट टाइम बाउंड्री है। प्रीलिम्स या मेंस के पहले का 1.5 साल का करंट अफेयर तैयार करिए, परंतु आप जो पढ़ रहे हैं सेलेक्टेड भी पढ़े, पर उसको बेहतर तरीके से पढ़े। सपोज आप दिन के 4 एडिटोरियल ही पढ़ रहे हैं, 4 एडिटोरियल पर आप 300 350 दिन 365 दिन लगातार पढ़िए। जंगल का राजा बनना है ना, तो 100 गीदड़ नहीं मारने, 1 शेर मारना है। 4 अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे को नहीं खंगालने, 4 अलग अलग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने, एक ही सोर्स पकड़ लो, पर उस सोर्स को इतना रिलीजियसली फॉलो करो कि वो क्रेडिबल सोर्स जो टॉपर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया, जैसे कि हमारे सुमित सर का एडिटोरियल एनालिसिस हो, जैसे कि हमारे पास में डेली न्यूज एनालिसिस हिंदी माध्यम का अवेलेबल है, जैसे कि हमारी मंथन मैगजीन जो कि बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही एक्सपीरियंस कंटेंट टीम के द्वारा बनाई जाती है, डेडिकेटेड टीम है हमारी। तो दोस्तों यह सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं अपने परीक्षा के लिए, करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशंस के लिए। इसके बाद में नोट मेकिंग सबसे बड़ी चीज होती है। सर नोट्स बनाएंगे, पर बनाएंगे कैसे? नोट्स है क्या? खाली कॉपी पेस्ट करना है, टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया मैं लिख दूं, कॉपी में कुछ लिखा हुआ है किसी के मैं लिख दूं उसको, नोट्स में प्रिंटेड किताबों में लिखा हुआ मैं उसको हाथों हाथ वह जैसा लिख दूं? नहीं। सबसे पहले किसी भी विषय का नोट्स बनाते वक्त उसकी रीडिंग जरूर दीजिए। फर्स्ट रीडिंग जो है क्रिस्प रीडिंग होनी चाहिए, फास्ट रीडिंग होनी चाहिए, जहां पे आप शब्दावली है, वर्तनी है, विषय वस्तु है, वह कीवर्ड्स है ना, जो कि आपके जीएस पेपर में है ना, जीएस 1, 2, 3, 4 कहां से वो रिलेट करके आ रहा है उसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब जब उस टॉपिक को आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कीवर्ड्स, पीवाईक्यूज की आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि ओके यह टॉपिक एनवायरनमेंट सेगमेंट में क्लाइमेट चेंज से आ रहा है, लैंडस्लाइड, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाउड बस्ट वाले टॉपिक्स आ रहा है, हाँ
अब आपको एक बेहतर एप्रिसिएशन वहां पे मिल पाएगा। याद रखिए, पहली रीडिंग के टाइम नोट्स नहीं बनते हैं। फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनते। पहली रीडिंग आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इतने बड़े यूपीएससी कैनवस पे यह टॉपिक में क्या पॉइंट उठाने हैं। तदुपरांत नोट्स जो बनाए जाते हैं वो हमेशा A4 शीट पे बनाए जाते हैं। A4 शीट के ऊपर भी आपको जीएस पेपर वाइज नोट्स बनाने, जैसे कि एनवायरनमेंट वाला टॉपिक आ गया तो आप जीएस पेपर 3 में नोट्स बनाएंगे। जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट जो है वह क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। टॉपिक क्या रहेगा फिर आपके पास में, टॉपिक है ना, वो रहेगा आपके पास में जैसे क्लाइमेट चेंज है ना। अब इसमें सब टॉपिक रहेगा, तो सब टॉपिक के रूप में जो है आप चयन कर सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज के अंदर जैसे हमने देखने की कोशिश की क्लाउड बर्स्ट वाले इवेंट है ना, बादल फटना इत्यादि, इस पे प्रश्न भी पूछे यूपीएससी ने अभी हाल ही में। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई ऑनलाइन टीचर से क्लास में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे स्वाध्याय किसी किताब से कर रहे हैं, आप हमेशा देखिए कि यह सबसे पहले इसके कीवर्ड्स, ये टॉपिक किस विषय से है, कौन सा पेपर, कौन सा विषय, क्या टॉपिक, क्या सब टॉपिक है। सबसे पहले ही आपने नोट्स मेकिंग के लिए A4 साइज शीट को जो है यूज करना है। यू नीड टू हैव एन A4 साइज शीट। देखिए, जब भी आप A4 साइज शीट को यहां पे यूज करेंगे, तो आपको इस प्रकार कुछ मार्जिन बना के चलना होगा। यू विल हैव टू हैव दिस मार्जिन। ठीक है भाई। अब याद ये रखना है दोस्तों हम लोगों को कि जब हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको लिखना मेंस का सारा यूपीएससी के द्वारा दी गई कॉपी के ऊपर होगा। मेंस की अलग से कॉपी मिलेगी जहां पे प्रॉपर आपका मार्जिन होगा दोनों साइड में। तो आप कोशिश करो कि आप आज से ही जो है A4 साइज की शीट जो है उसके ऊपर इस प्रकार के मार्जिन से, हालांकि मार्केट में भी मिलती हैं, आप खुद भी स्केल बना करके इस प्रकार के जो है 5-10 पेज जो है डेली के लिए तैयार कर सकते हो, पढ़ने पे बैठने के पहले, है ना। तो ये सारी वैकल्पिक विषय, पर याद ये रखना है कि जब भी आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे ना दोस्तों, तो नोट्स हमेशा कौन सा जीएस पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा टॉपिक और सब टॉपिक है, इसको जरूर पहले लिख लीजिए। और नोट्स हमेशा 20% रूल से बनता है। नोट्स में वही बिंदु आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो फॉरगेटफुल होते हैं, जिनको आप भूल जाते हैं। जैसे कि मैं मेरी बात करूं ना आपके पास में, तो मैं डायग्राम्स बहुत अच्छे से याद रख लेता हूं। मेरी समस्या है गणितीय डेटा, जो मैथमेटिकल डेटा है, जो इंडेक्सेस है, जो फिगर्स है, वह मेरे को बहुत ही मुश्किल से याद हो पाते हैं, तो मैं भूल जाता हूं। जैसे HDI का क्या इंडेक्स था, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत कौन कौन से इंडेक्स है, क्या फैक्टर है, क्या वेटेज, मैं भूलता हूं। तो अब मुझे याद रखना है कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसकी मैं जरूर जो है उसको एक अच्छे सुंदर शब्दों के अंदर, सहजतम शब्दों में लिखूं। वह जो भूलने लायक बिंदु है मैं उसे विशेष टिप्पणी के साथ में लिखूं, बस यही बात है। इन शॉर्ट्स नोट्स, इन फर्रो, इन नोट्स के माध्यम से ही आप रिवाइज कर पाएंगे चीजों को, क्योंकि एग्जाम के पहले आप पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को या पूरी की पूरी अपनी रेफरेंस बुक जो 300 से 500 पेज की है उसको एक रात में नहीं कर पाएंगे। जीएस का एक पेपर होगा सुबह में और एक पेपर होगा दोपहर के सेशन में, है ना। जीएस के एक पेपर के अंतर्गत 3 से 4 जो है सब्जेक्ट रहने वाले, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस प्रकार। जैसे कि जीएस पेपर 1 में आपके पास में हिस्ट्री भी है, सोसाइटी भी है, ज्योग्राफी भी है, यस और नो। जीएस पेपर 2 में देखेंगे तो पॉलिटी भी है, आईआर भी है। तो आईआर इतना लंबा चौड़ा है, एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट्स के पेपर हो रहे हैं, वो भी दोपहर में। सुबह में 3 सब्जेक्ट्स के पेपर हो रहे हैं, है ना। ज्योग्राफी पूरा है, सोसाइटी पूरा है और हिस्ट्री पूरा है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो मैं डराने की चेष्टा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि उस एग्जाम के 2 दिन पहले का सोच के चलिए आप कि सर 2 दिन पहले अगर मेरे को ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट एक ही दिन में लिखने रहेंगे, तो उस एक ही दिन में लिखने के लिए मेरे पास में रिवीजन की जरूरत होगी। वो रिवीजन अच्छा होने के लिए मेरे पास शॉर्ट नोट्स की जरूरत है, क्योंकि मैं किताबों को जो अंडरलाइन भी कर रखी है मैं शायद वो भी ढंग से रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये 500 पेज की 3-4 किताबें भी जो अगर मैं मान लूँ तो मैं 2000 पेज की वो किताबें देख के बंदा डिप्रेशन में आ जाएगा। और रिवीजन एक बार नहीं, रिवीजन आपको 3 से 4 बार करना होगा अपने ही बनाए हुए नोट्स का, तब जाकर के एग्जाम में पेन चलने वाला है, कलम चलने वाली है। यहां तक क्लियर है।
वादा करिए आप लोग हमेशा नोट्स किस पे बनाएंगे? A4 शीट पे। करंट अफेयर का बना रहे हो, चाहे जीएस का, चाहे स्टैटिक का बना रहे हो, हमेशा यह सोच के चलना है कि मैं जो लिख रहा हूं वह रिवीजन के लिए लिख रहा हूं। अभी जो पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाऊंगा, पहली रीडिंग के उपरांत सेकंड रीडिंग के टाइम आते ही मेरे को उसके महत्वपूर्ण बिंदु पता लगने लगेंगे, उसमें से महत्वपूर्ण चीजों को, और जो चीजें मैं भूल जाता हूं, जो मेरी कमजोरी, जो मेरा ग्रे एरिया है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, आपके सहपाठियों का अलग हो सकता है। सो इस प्रकार आपके नोट्स मेरे नोट्स से भिन्न होंगे हमेशा। तो कभी भी दूसरों के नोट्स पे इसलिए रिलाई नहीं करना चाहिए, कभी भी टॉपर्स के नोट्स पे भी इसलिए रिलाई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस अलग है, मेरी थॉट प्रोसेस अलग है। वो किसी चीज को अलग नजरिए से देखता है, मेरा अलग नजरिया है, परंतु सभी के लिए मॉनसून तो सेम रहेगा। सभी के लिए इंडिया की जीडीपी का जो कैलकुलेशन है नेशनल, हमारे जो आपके पास में, जैसे हम लोग बजट की हम लोग बात करें, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, बेसिक कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो वो तो सबके लिए सेम है। हेंस तैयारी करते टाइम हमें नोट्स मेकिंग जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय की बात करते हैं। किंग मेकर किंग ब्रेकर, मेरिट में डाल भी सकता है और मेरिट से आपको भगा भी सकता है। तो फाइनल लिस्ट में नाम आपका जो आएगा ना, वो कहीं न कहीं इस वैकल्पिक विषय के कारण ही आएगा। मैं आज से ही आपको कह देता हूं, मुख्य परीक्षा के अंदर सबसे बड़ा मेजर रोल कहीं न कहीं वैकल्पिक विषय का भी होता है। 4 जीएस के पेपर के अलावा 2 वैकल्पिक विषय का चयन आपको करना। नाम ही ऑप्शनल वैकल्पिक है, यानी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जिनमें से आप अपने अनुसार वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। यूपीएससी के गैजेट नोटिफिकेशन में दिए गए कई सारे सब्जेक्ट्स जो शायद आपकी ग्रेजुएशन में भी हो सकते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट चयन करना है जिसके 2 पेपर होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अंदर एकेडमिक डेप्थ चेक की जाएगी। आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लेवल का सिलेबस होने वाला। सबसे पहले उसका चयन कैसे किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट चयन कर लूं, क्या टॉपर इस बार था, वो टॉपिक वही ऑप्शन ले लूं या फिर कोई और ऑप्शन लूं। मैं हमेशा कहता हूं पहले दिन से ही आपको ऑप्शन नहीं सोचना। अगर आप यूपीएससी फील्ड में आए, पहली बात ऑप्शनल तक पहुंचने के लिए या ऑप्शनल को बेहतर कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, ऑप्शनल को बेहतर अप्रिशिएट करने के लिए आप अपने कोर सब्जेक्ट फिनिश कीजिए। आपको कैसे पता रहेगा कि सर गुलाब जामुन मीठा है या फिर रसगुल्ला मीठा है या मालपुआ मीठा है, अब इनमें से ज्यादा मीठा कौन सा है, ज्यादा पसंद क्या आ रहा है आपको, वो तब तक पता नहीं चलेगा ना जब तक कि आपने टेस्ट नहीं किए हो तीनों ही। ठीक उसी प्रकार वैकल्पिक विषय पहले दिन से प्री माइंड में लेके मत जाइए। पहले से ही आप निर्धारित नहीं कीजिए कि मैं आज से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रहेगा, इंग्लिश लिटरेचर रहेगा, आपके लॉ रहेगा, मेडिकल साइंस रहेगा या एंथ्रोपोलॉजी रहेगा, पीएसआईआर रहेगा, पबएड रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी। पहले से तय नहीं करना। तो क्या करना है सर, जीएस को तैयार कीजिए। पहले जब आप जीएस पढ़ेंगे, कोर सब्जेक्ट्स पहले पढ़िए। कोर सब्जेक्ट पहली प्रायोरिटी है जीएस की। तो कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, यह पढ़ने के उपरांत आपको धीरे धीरे स्वतः ही एप्रिसिएशन होने लग जाएगा कि किस विषय के प्रति मेरा ज्यादा लगाव, ज्यादा रुचि, ज्यादा इंक्लिनेशन है, किसको मैं ज्यादा एंजॉय करता हूं, जिसे मैं रात को भी कहीं न कहीं बैठ के अपनी नींद मार के भी जो है पढ़ाई कर सकता हूं। तो सबसे पहला चीज जो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं इस तैयारी के लिए कि ऑप्शनल को मैं कैसे चूज करूं। सबसे पहले तो आप अपना जीएस के चारों कोर सब्जेक्ट पेपर्स तैयार कर लिए। उस उपरांत ये देखिए कि आपका स्वाभाविक इंटरेस्ट किस में। देखिए अगर रुचि नहीं है तो पढ़ नहीं पाएंगे। और 2 पेपर काफी डेप्थफुल पेपर्स होते हैं, काफी यहाँ पे फैक्चुअल, कंसेप्चुअल और एनालिटिकल, कई बार थ्योरेटिकल जानकारियां भी आपको पता होनी होती है। अतएव आपकी रुचि उसमें सबसे प्रधान जो है स्थान रखती हैं आपके वैकल्पिक विषय का चयन करने के लिए। तदुपरांत टीचर के साथ में ट्यूनिंग बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एकेडमिक पेपर लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने हिस्ट्री कॉलेज में पढ़ी थी, वहां पे टीचर ने एक पेपर, सेमेस्टर का पेपर क्लियर करने के लिए मुझे पढ़ाया था, पर यहां पे सेमेस्टर का पेपर नहीं, यहां पे क्रिटिकल इनसाइट्स भी रहेगा। हो सकता है कुछ विषयों में आपको करंट अफेयर, जैसे कि पीएसआईआर का विषय है, जैसे कि लॉ का विषय हो गया, जैसे कि मेडिसिन का विषय हो गया, तो उसमें पबएड का विषय हो गया, कुछ रिसेंट जो चल रहा है उसमें करंट अफेयर का भी यूटिलिटी आ सकता है। तो आपका टीचर कितना मजेदार है, उससे कितनी ट्यूनिंग है आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट के टीचर के साथ में। जितने भी टॉपर से मेरी इंटरेक्शन होती है ना, वो नतमस्तक होते हैं अपने ऑप्शनल के टीचर के साथ में, और वो ये कहते हैं कि भैया आज जहां पे हम है ना, वो इन गुरुदेव के कारण है, वो इन चाणक्य के कारण है। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की सक्सेस के पीछे जितना जीएस के पेपर के सब्जेक्ट के टीचर्स का रोल होता है ना, उससे कई बड़ा रोल होता है ऑप्शनल के टीचर का, है ना। तो सबसे पहले ही कहीं न कहीं जो है आपके टीचर की ट्यूनिंग वहां काम आए। एक टीचर आपका इंटरेस्ट जगाएगा भी, बनाए भी रखेगा। कई अवरोध, कई बैरियर भी आएंगे,
लिखते हुए, आंसर राइटिंग करते हुए मार्क्स कम भी आ जाएंगे, कैसे सुधारा जाएगा, वो हर चीज़ को डायग्नोस करके उसका सॉल्यूशन भी देगा आपको। यानी आपका उस सब्जेक्ट के अंदर रुचि होने के उपरांत कोई आपके पास में मेंटोर है क्या, जिसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करके अपने इंटरेस्ट को अकादमिक रूप दे करके ऑप्शनल विषय को आगे बढ़ा सके। वे साथ में ही आपको कंटेंट अवेलेबल होना, जैसे मैंने चूज तो कर लिया ये सो एंड सो सब्जेक्ट ले रहा हूं, पर क्या उसका कंटेंट अवेलेबल है, जिस माध्यम में मैं तैयारी कर रहा हूं उसमें अवेलेबल है? इसके अलावा क्या टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज का क्या इवैल्यूएशन अवेलेबल है? खाली टेस्ट सीरीज लिखने से तो क्या मतलब, मैं गलती लिखता जा रहा हूं, उसको कोई सुधारे ही ना। तो कौन से 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट हुए, कैसे चयन करेंगे? सबसे पहले 6-8 महीने अपना जीएस पहले कंप्लीट किया आपने तैयारी के लिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी में अगले सोपान पे सबसे पहले देखा कि इन जीएस पेपर्स को पढ़ने के उपरांत आउट ऑफ लिस्ट मुझे कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे बेहतर इंटरेस्ट है, उसकी तरफ आप देखिए कौन सा एक अच्छा टीचर के साथ ट्यूनिंग आपका बैठ सकता है, जहां कंटेंट टेस्ट सीरीज जो है अच्छा मेंटोरशिप आपको मिल जाए। दैट्स इट, दैट्स योर ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर को अच्छे से तैयार करना है और ऑप्शनल पेपर के लिए टाइम लिमिट रखना है 5 से 6 महीना। सपोज आपने 8 महीने जीएस पढ़ने के बाद में ऑप्शनल के लिए 6 महीना दे दिया, ये ओवरऑल आपके पास में 1.25 साल का टाइम पीरियड यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। इस उपरांत जो है आपको इसके आगे कहीं के ऑप्शन नहीं लेके जाना है कि सर 6 महीने से भी बियॉन्ड में 8-8, 10-10 महीने ऑप्शन कर रहा हूं, ये गलत है। इसके बाद में आती है बारी रिविजन की। दोस्तों, रिवीजन और पीवाईक्यू प्लेज वेरी क्रिटिकल एंड द क्रूशियल रोल। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट विषय को आप जब रिवाइज करते हैं, जैसे मैं पॉलिटी को रिवाइज कर रहा हूं, एक टॉपिक मैंने पढ़ा है ना, उसके टॉपिक के मेरे को सबसे पहले क्या करने हैं, कीवर्ड्स पता करने कि सर यहां पे डीपीएसपीज में पढ़ रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा हूं, है ना, जो आपके पास में या फिर आपके पास में सिटीजनशिप पढ़ रहा हूं, मेरा कीवर्ड क्या है इसके अंतर्गत। हर एक को A4 साइज के ब्लैंक पेज पे लेके जाइए। नोट्स हमेशा कहां बनेंगे, मैंने बताया A4 साइज के ऊपर। रिवीजन कई लोग करते हैं चिट्ठी 2.0 की तरह। भाई हम रोबोट नहीं, हम इंसान है ना। और देखो, बचपन में हमने टीचर्स ने देखो पहले क्या करते थे, पहाड़े हैं आपके पास में, अल्फाबेट्स है आपके पास में, है ना, होमवर्क करते थे, क्लासवर्क करते थे, 10-10, 12-12 बार लिखते थे स्पेलिंग्स को। तो आज भी याद है या नहीं वो सारी चीजें? तो कोई चीज टफ नहीं है, रिकॉल अच्छा हो, आप एग्जाम में याद कर पाए, इसके लिए आज भी आप वही चीज को क्या करेंगे, यू विल राइट इट बाय योरसेल्फ ऑन अ ब्लैंक A4 साइज पेज। तो एक रफ कॉपी लीजिए अच्छी सी, या फिर आप एक ढंग की फेयर कॉपी भी ले सकते हैं, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना उसके ऊपर, और एक बॉल पॉइंट पेन जो कि ब्लू या ब्लैक हो सकता है, लिखना शुरू करो। टॉपिक को पढ़ा, कीवर्ड को पढ़ा और लिखना शुरू करो। रिवीजन हमेशा लिख लिख के होता है, देख के रिवीजन नहीं होता। देख के चीजों को पढ़ लिया। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, 100 बार बोलना 1 बार लिखना बराबर है। आप सोचिए, 100 बार जो बोल बोल के याद करेंगे, रट रट के याद करेंगे, और 1 बार प्यार से, इंटरेस्ट से, फोकस से उसको लिख दीजिए, अपनी भाषा में लिख दीजिए। टॉपिक को पढ़ा और रिवीजन हमेशा लिख के किया। तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि गुरुजी याद नहीं रहता, जो गुरुजी भूल जाते, करंट अफेयर इतना, जीएस इतना नहीं है। आपके ब्रेन में इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, शायद आपको पता भी नहीं। पर वो सारी चीजें कैसे? विद द मेमोरी। यू हैव टू फ्लेक्स योर मसल मेमोरी। रिकॉल मेमोरी ऑल्सो होती है ठीक उसी प्रकार। जैसे कि आप शुरुआत में 10 किलो का वेट उठाते, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, उसी प्रकार शुरुआत में आप रिवीजन जब करेंगे तो 20 लाइन में से आप 10 लाइन रिकॉल कर पाएंगे। धीरे धीरे और रिवीजन करेंगे, 12-15 लाइन रिकॉल करें, धीरे धीरे 17-18 लाइन रिकॉल करें। एग्जैक्ट किताब कोई रिकॉल नहीं कर पाता है। जैसे एग्जैक्ट मैं भी आज मेरे गुरुजनों को जो है उनके पढ़ाई हुई चीजों को मैं भी 100% नहीं लिख पाता हूं, उसमें से 80-90% मैं लिख पाता हूं, बस उतना ही सफिशियंट है। कट ऑफ ही यहाँ पे 70-60% ही जा रही है, हमें यहाँ 90% नहीं लाने, राइट। सो इस चीज को याद रखेंगे, हमेशा रिवीजन टॉपिक और सब टॉपिक में डिवाइड करके जरूर करना है, और 5 साल के पीवाईक्यूज को साथ में लेके जरूर बैठो, ताकि आपको पता रहे कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसी पे प्रश्न पूछे गए हैं प्री में और मेंस में, और आपको एक एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको एक कहीं न कहीं जिसको कहते हैं ना एक अवार्ड रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे कि सपोज आज आपने केस स्टडी को सॉल्व कर दिया, या फिर सपोज आपने एक मेंस के क्वेश्चन को जो है खुद से लिखा, या एक टॉपिक मॉनसून के ऊपर है, एलिनो लानीना के ऊपर है, या फिर एक टॉपिक जो आपके पास में क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, वैश्वीकरण के ऊपर है ना, वैश्वीकरण के ऊपर है, यानी डी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। तो टॉपिक को पढ़ के आप देखेंगे कि यार ऐसे पीवाईक्यू आ चुके हैं, और जब आप उसको लिख के रिवाइज करेंगे तो सबसे बेहतर होगा आपके पास। तो रिवीजन को पीवाईक्यू से कनेक्ट जरूर करें, ताकि आपके पास में मोटिवेटिंग फैक्टर, एक रिवॉर्ड फैक्टर मिले कि यार मैं ये टॉपिक तो एक सल्टा दूंगा अगर ये प्रश्न आ गया एग्जाम में। तो चेहरे की मुस्कान और मन का कॉन्फिडेंस दोनों बरकरार रहे। रिवीजन लिख लिख के करना है दोस्तों।
फिर बात आती है उत्तर लेखन की। जब बच्चे कहते हैं कि सर अब हम रिवाइज कर लिए, नोट्स बना लिए, सब ठीक है, आंसर कब से शुरू करें? पहले दिन से नहीं करना। मैंने पहले ही कहा है कि शुरुआत में आपके कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तैयारी अगर कल से शुरू कर रहे हो, कल से लिखना जरूरी नहीं है उत्तर। आप तैयारी के लिए कुछ रॉ मटेरियल, कुछ फॉर्डर मटेरियल तो अपने पास में आने दीजिएगा ना। शुरुआत में अधपक्की खिचड़ी खाएंगे तो पेट आप ही का दुखेगा। अतएव पहले अपनी मेंटल फैकल्टीज को थोड़ा सा ग्रेजुएट होने दीजिए। थोड़ा सा अपने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के कोर पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कुछ महीनों का करंट अफेयर, ये संकलन आपके पास में आएगा ना। हाँ, अब आप बेहतर तरीके से उत्तर लिख पाएंगे। अब आप प्रश्न की थीम जो है, डिमांड जो है, वो समझ पाएंगे। नाउ यू कैन राइट। तो कभी भी उत्तर लेखन कब होता है? कोर सब्जेक्ट पूरे किए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर कम से कम 4-6 महीने कर दिया, मतलब तैयारी शुरू करने के 4 महीने के बाद में उत्तर लेखन आप कर सकते हैं। तैयारी करते पहले दिन ही करेंगे तो वो वाली बात हो गई, जैसे कि आप जो है जिम में पहले ही दिन गए और 100 किलो का बेंच प्रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लाला जी गिरे धड़ाम, यानी अपना मनोबल कम कर जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो कॉपी इवेल्युएट होगी आपकी वापस, उसमें मार्क्स बहुत बुरे मिलने वाले हैं फिर, है ना। तो पहले आप अच्छे से स्वाध्याय कीजिए, आप पहले से अभ्यास कीजिए। उस अभ्यास के लिए आपके पास में स्टैटिक और करंट, कम से कम जीएस के कोर सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर तैयार हो। उस उपरांत आपके पास में फॉर्डर, रॉ मटेरियल होगा, लिखने के लिए सामग्री होगी। फिर आप अपना उत्तर लेखन की जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, उसको बेहतर कीजिए। शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। मैं हमेशा हर विद्यार्थी को कहता आया हूं, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं, माइंड मैप आप कर रहे हैं, है ना। जैसे कि सपोज मेरे को आज एक एडिटोरियल ही करना है जो सुमित सर ने पढ़ा दिया, है ना, या जे सर ने पढ़ा दिया, तो मुझे उस एडिटोरियल में से यह कोशिश करनी है कि एडिटोरियल 3000 शब्दों का है, हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, उसको मुझको मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट उसमें निकालते, दैट्स इट, 10 to 15 पॉइंटर, जिसको मैं याद कर पाऊं और मैं जिसको जो है लिख पाऊं एग्जाम में, है ना। मेंस के दृष्टिकोण से मेरे को करना है, एक तो मेमोराइज हो जाए रिवीजन के माध्यम से, और कोई डेटा है, कोई परिभाषा है, कोई केस लॉ है, कोई उत्तर है ना, कोई इंडेक्स है, तो उस चीज को परीक्षा के दृष्टिकोण जीएस में कहां क्या यूज आने वाला है। तो हमेशा माइक्रो नोट्स बनेंगे, माइंड मैप्स बनेंगे, और जो डेली न्यूज एनालिसिस जो डीसी हम लोग सुबह 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे देते हैं ना, हम लोग उसकी पीडीएफ के साथ में क्या करते हैं, हर एक एडिटोरियल का माइंड मैप्स भी देते हैं, ताकि चीजें अच्छे से याद हो पाएं और आप उसे खुद की भाषा में भी लिख पाएं दोस्तों। तो माइंड मैप्स रिवीजन में मदद करेगा, माइंड मैप्स आपको कहीं न कहीं रिकलेक्शन में भी मदद करेगा, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो होते हैं दोस्तों आपके पास में है, वो है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल यूपीएससी में ऐसा संसाधन है, ऐसा रिसोर्स सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में मैं ये कह सकता हूं, इसको प्रायोरिटी पे जरूर आपको करना चाहिए। वो है, सबसे पहला है इस गोल्डन त्रिभुज के अंतर्गत डेली न्यूज एनालिसिस। जैसे कि जो सुबह 9 बजे हम लोग यहां पे लेके आते हैं ना, साल के 365 दिन भी अगर आप डेली के 4 एडिटोरियल भी ढंग से कर रहे हैं ना, दैट इज सफिशिएंट। 300 दिन 4 एडिटोरियल, आप मान के चलिए लगभग आपके पास में कितनी सामग्री आ चुकी है, 1200 एडिटोरियल है। वो 1200 एडिटोरियल आपका 60 से 80% का जो सिलेबस है, जीएस का जो सिलेबस है, उसको कवर कर देगा, उसको कहीं न कहीं कवर कर देगा, बहुत ही वाइब्रेंट, रेलेवेंट और डिलाइटफुल आंसर राइटिंग के साथ में। यहां तक पहुंचने के पहले आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करने जरूरी है। पीवाईक्यूज जो है यह आपके सिलेबस में कह दूं या पीवाईक्यूज कह दूं, एक ही बात है, क्योंकि सिलेबस में जो लिखा है उसी का ही एक थीम बेस्ड क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू में गत वर्ष में पूछा हुआ है। तो सिलेबस समझ के उसके पीवाईक्यूज को थीम बेस्ड डिटेक्शन करके आपने एनसीईआरटी से अपना वोकैब, अपने शब्दकोश, अपना जो है कहीं के सेंटेंस फॉर्मेशन, किस प्रकार से जो है आपको राइटिंग स्किल चाहिए, वो सब यहां से मिलेगा आपको बेसिक। आज भी प्री नहीं, मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, काफी सेलेक्टेड एनसीईआरटी करनी, यानी 9th 10th 11th 12th की, उससे ज्यादा नहीं जाना डेप्थ में। और डेली न्यूज एनालिसिस, ये एक ऐसा गोल्डन ट्रायंगल है दोस्तों, जिसने यह काम कर डाला है ना, उसका तैयारी का माहौल झिंगा लाला। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अपने संसाधनों में सिलेबस की एनालिसिस पीवाईक्यू के साथ कर रखी है, आपने सेलेक्टेड हाईली रिकमेंडेड एनसीईआरटी कर रखी है, आपने डेली न्यूज एनालिसिस को 365 दिन फॉलो कर रखा है, यानी आपने अपने सिलेबस को 60 से 80% बहुत ही अच्छे से धार दे रखी है। नाउ यू आर अ वेरी वेल वर्स पर्सन, क्योंकि आप अन्य 90% बच्चों से
आगे बेहतर कैटेगरी में आ चुके हैं। 90% बच्चे ये नहीं करते। उनको अगर मैं पूछ लूं ना कि भाई जीएस का सिलेबस के ना मेरे को तो 15 टॉपिक बता दे, जीएस पेपर 1 के 15 टॉपिक बता, है ना, वो थक जाएंगे, 5-10 टॉपिक के बाद याद नहीं आएगा। तो जेन्युइनली कोई नहीं करता। वीडियो जरूर सब लोग देख रहे हैं, तो क्या आप करेंगे? सिलेबस को डिकोड कीजिए, हर एक टॉपिक को, हर एक सब टॉपिक को, हर एक जीएस पेपर को पीवाईक्यू के साथ लिंक कीजिए। अपनी एनसीईआरटी से जो है अपना बेसिक फाउंडेशन क्लियर कीजिए, और डेली न्यूज एनालिसिस तो है ही है, ताकि जो स्टैटिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर करंट अफेयर का लिंकेज जो है आइसिंग द केक किया जा सके। ये शून्य से शिखर जो है ये संभव है, हिंदी से टॉपर आना वापस संभव है, बशर्ते कि आप जो है यहां पे इन चारों के चारों जीएस पेपर और इन 2 ऑप्शनल पेपर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से, जैसा मैंने कहा वैसा अप्रोच करेंगे। सबसे बड़ा खेल क्या होता है हमारी यूपीएससी की तैयारी में, पता है? पेशेंस। क्योंकि वही काम 365 दिन 500 दिन करना है, मेहनत है आपके पास में इसमें, और एक समय के बाद में जो है आपको भिन्नता नहीं लगेगी। हर रोज वही द हिंदू है, हर रोज वही नोट मेकिंग, वही रिवीजन, वही 2 कोर सब्जेक्ट है आपके पास में। मतलब ये है कि धीरज और पेशेंस जो है आपके व्यक्तित्व का, आपके अभ्यर्थी जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है आप जितना डेप्थफुल जो डिगिंग करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन आप थोड़े से एनालिटिकल है। पहले आपके पास में चीजें थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड होती थी, सीधा क्वेश्चंस जो हैं सर्टेन होते थे। जैसे जैसे सीसेट का पैटर्न चेंज हुआ ना, तो मेंस के पैटर्न में भी कुछ नवाचार हुआ है। तो अब आपको उत्तर लेखन कौशल अच्छे से आना चाहिए कि स्टैटिक को करंट के साथ में इंटरलिंक कैसे कर पाए, और जितने भिन्न आयाम अपने उत्तर लेखन कौशल के माध्यम से आप आंसर इवेल्युएटर को, कॉपी चेकर को बता पाएंगे, तो उतना ही शानदार रिजल्ट मिल पाएगा। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि यह कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है, यह एक तपस्या है। तू तब करे तो ऐसा कर, परवान चढ़े तपस्या, तेरी उपलब्धियों को देख, मनुज तो क्या देव भी करे ईर्ष्या। तो जो डेमीगॉड्स है, जो आप पे शक करते हैं, ये लड़की बाहर जाके क्या करेगी, ये लड़के पे पैसा या समय खर्च करके क्या मिलेगा, आपकी मेहनत, आपकी सततता ही एक दिन आपकी सफलता बनने वाली है दोस्तों। तो यह जीवन में यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि 100, 200, 500 मीटर भाग करके जीत जाएंगे। यहां पे रोज चलना है, 300 दिन, 500 दिन, और अपने व्यक्तित्व को उन्नयन करना है, पाठ्यक्रम अनुसार बनना है, यूपीएससी की डिमांड अनुसार अपने व्यक्तित्व को ढालना है। क्योंकि यह व्यक्तित्व का परीक्षण है, व्यक्ति का नहीं। इट्स एग्जाम ऑफ अ पर्सनैलिटी, नॉट ऑफ अ पर्सन। यहां पे पहले स्टेप्स में मैंने आपको बताया रखा है, सिलेबस को प्रिंट करना है, वापस रिवीजन करा रहा हूं सारे पॉइंटर्स का, और अपनी टेबल पे लगाओ ताकि चीजें आपके सामने रहे। व्हाट इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। टॉपिक सामने, सिलेबस सामने, पीवाईक्यू सामने रहेंगे, तो आप हर एक चीज को, चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यू ऐप पे पढ़ रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी से स्वाध्याय कर रहे हैं, बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। पीवाईक्यूज को लिंक जरूर करें, मैप जरूर करें कि कैसे सिलेबस के ऊपर, थीम के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमेशा बेसिक स्रोत को जरूर मजबूत करें कि जैसे आपके जीएस पेपर 1 में कुछ सोर्सेज हैं, जीएस 2 के सोर्सेज हैं, जीएस 3 के सोर्सेज हैं, जीएस 4 के सोर्सेज हैं, है ना, एथिक्स के सोर्सेज हैं। सेलेक्टेड रिसोर्सेज पहले से लेके जाए, चूज कर लीजिए और उन्हीं को रिवाइज करना है। इन रिसोर्सेज के संबंध में हमने भी काफी नवाचार किया। हमने यहाँ पे पीडब्ल्यू के ऊपर, जैसे कि एनसीईआरटी सबसे बड़ा आपके पास में चैलेंज है, जैसे कि साइंस की हैं, ज्योग्राफी की हैं, हिस्ट्री की हैं, है ना, यहाँ पे पॉलिटी की हैं, इकोनॉमी की हैं। तो ये सारी एनसीईआरटीज हमने ऑलरेडी 6ठी से 12वीं तक एक एक चैप्टर वाइज रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब चैनल पे डाली है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन या कोर्स सेक्शन में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, वापस संसाधन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बुक सीरीज का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यूपीएससी वाला जो बुक सीरीज है, जो कि हमारे पीडब्ल्यू स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, आप प्रिंटेड वर्जन इसका ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या आप चाहे तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फ्री रिसोर्सेज में इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, उड़ान मैगजीन्स के रूप में भी, जहां करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों ही आपके अध्ययन हितार्थ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ और ई बुक के फॉर्मेट में। और इसकी भी हर चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को पढ़ा के सिंप्लीफाई किया हुआ है हमने। जैसे सौर मंडल वाला टॉपिक है, तो लगभग 4-4.5 घंटे के लेक्चर इसी वीडियो के, इसी चैनल के ऊपर हमने अपलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी अब अध्ययन करना है, सिलेक्शन लेना है, तो कंटेंट इज नॉट एन प्रॉब्लम। PW Only IAS is just a text away, just a message away, just a click away। तो मेक श्योर कि आप इन संसाधनों का, इस अपॉर्चुनिटी का बेहतर प्रयोग करें। इन संसाधनों को जो बेहतर प्रयोग कर पाएगा वही सफलता के शिखर तक पहुंच जाएगा दोस्तों। सो संसाधन से रिसोर्सेज मैंने बता ही दिए। फिर उत्तर लेखन,
जब आप जीएस कर चुके हैं तो डेली एक आंसर से शुरू करें। मैं नहीं कहता कि जब नौकरी लग जाए पहले ही दिन तुम पहले ही महीने की तनख्वाह पूरी सेव कर लो। शुरुआत करो कि मैं भाई अपनी सैलरी का 2% सेव करूंगा, फिर 3% सेव करूंगा। उन्नयन करो, धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जाते हैं अपनी सेविंग। ठीक उसी प्रकार ये भी एक स्किल है, ये भी एक कैपेसिटी है। उत्तर लेखन भी शुरुआत में जब जीएस हो चुका है तो 1-2 क्वेश्चन आप अपना लिखना शुरू करें 3-4 महीने की तैयारी के उपरांत, और एक प्रॉपर संरचना के अंतर्गत प्रॉपर फ्लो चार्ट, उदाहरण और आर्टिकल्स का, एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष जो है आप लोग लिखे उसके अंतर्गत। अब इसी के लिए हम लोग आपके सामने बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं अभ्यास 2.0 पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लेके आएंगे यूपीएससी की मेंस की आंसर राइटिंग भी। अभी इसकी डेट हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट इसको रिकंसिडर करके लगभग अभी टेंटेटिव जो है 15 तारीख के आसपास में यह डेट आपको दी जा रही है, 15th ऑफ दिस मंथ ओनली, जहां पे आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग मिलेगी। यहां पे लक्ष्य पेडागॉगी को हम यूज करेंगे कि लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट समझेंगे, क्वेश्चन की एनालिटिकल डेप्थ क्या है, सिलेबस के किस कीवर्ड से आया हुआ है, उसका प्रॉपर जो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन यानी उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, हर आयाम हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव उसमें कवर हो, आपके एग्जाम्पल और केस लॉज उसमें ऐड करें ताकि आपका उत्तर अन्य उत्तरों से भिन्न दिखे, साथ में ही एक एक्टिव कंक्लूजन जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। तो अभ्यास यानी टीचर्स के साथ में मिलकर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ में मिलकर आपको सिखाया भी जाएगा, दैट टू ऑन दिस यूट्यूब चैनल एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड आपको टेलीग्राम चैनल की जानकारी दे दूं क्योंकि ये आंसर राइटिंग जो होगी पीवाईक्यूज की है ना, अभ्यास की, वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफाई की जाएगी फ्यूचर पर्पसेस के लिए, ठीक है ना। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को इस नाम के सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। जैसे एक क्वेश्चन होगा उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उसकी कोर डिमांड्स को समझाते हुए उसके अंतर्गत क्या क्या लिखा जा सकता है। तो सोचो अगर आपने 5-10 साल के ऐसे पेपर अलग अलग सब्जेक्ट से सॉल्व कर दिए, नाउ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप अपने सिलेबस को, ट्रेंड को मैप कर पाएंगे, किस प्रकार समय के साथ में प्रकृति कैसे चेंज हो रही है, नेचर क्या चेंज हो रहा है यूपीएससी के जीएस पेपर का मेंस के दृष्टिकोण से। आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग के लिए इस प्रकार का फॉर्मेट भी मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया, ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। तो इस फॉर्मेट में जब आप अपना आंसर लिखेंगे ना तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे कि भाई एक लिमिटेड स्पेस के अंदर लिमिटेड वर्ड लिमिट के साथ में कैसे लिखा जा सकता है। और वैकल्पिक विषय की मैं हमेशा बात करता हूं कि आपके इंटरेस्ट, टीचर की अवेलेबिलिटी, कंटेंट और टेस्ट सीरीज पे डिपेंड करता है। जीएस पहले कोर कंप्लीट करें, फिर वह निर्णय ले और 6 महीने में कंप्लीट कर डाले सिलेबस को। इसके बाद में करंट अफेयर्स की मैंने हमेशा कहा है कि जीएस के पेपर 2 और पेपर 3 में सबसे ज्यादा प्रासंगिकता यानी 80% सिलेबस ही करंट अफेयर है। यानी करंट अफेयर पे ध्यान दे रहे तो ये 500 नंबर आपकी पॉकेट में है, अच्छे से है, आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और साथ ही डेली करंट अफेयर जैसे जैसे बना रहे डेली ही नोट्स बनाइए, डेली ही उसको जीएस के साथ में इंटरलिंक करिए ताकि बाद में अलग से कोई आपको मैगजीन्स 12-12 महीने की रिवाइज ना करनी पड़े, ठीक है। मॉक टेस्ट और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, आप शुरुआत से एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट इस महीने में, इस वीक में आपने क्या कर दिए हैं 10-15 टॉपिक किए, तो 15 टॉपिक के टेस्ट लगाइए। आप स्वयं से भी कहीं कहीं पीवाईक्यू लगा सकते हैं, है ना, सेक्शनल लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए और कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे टॉपर्स की कॉपी, टॉपर्स के आंसर से जो है कंपेयर कंट्रास्ट जरूर करें। अपने इवैल्यूएशन के अंदर दिए गए फीडबैक को सीरियस ले और अपनी एरर्स को एग्जाम में करने की बजाय यहीं पे प्रैक्टिस मॉक के अंदर ही कर लेते हैं ना। कहते हैं ना, दोज हु ब्रीड इन द बैटल, दोज हु ब्रीड मोर इन द एक्सरसाइज दे ब्लीड लेस इन द बैटल ग्राउंड। जो अभ्यास के अंदर ज्यादा खून बहा देते हैं उनका रणभूमि में कम खून बहता है। तो ठीक वही बात है आपके पास में दोस्तों कि अभी अभ्यास का जो समय है ना, उस समय जो गलतियां करनी कर डालो। यहाँ पे आपके मेंटोर से, इवैल्यूएटर्स है, और साथ में बताना चाहता हूं आपको सृजन प्रोग्राम के बारे में। सृजन प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर दिया है और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर लेखन के लिए मार्गदर्शन चाहिए। आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की वेबसाइट पे जाके सृजन कोर्स सर्च कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है और यहां आपको उत्तर लेखन के लिए बेहतर मेंटरशिप भी मिलने वाली है। निबंध लेखन, हमेशा निबंध एक ऐसी चीज है जो कि बहुआयामी दृष्टिकोण को लेकर के होने वाला। तो एक, जैसे मैं कहता हूं, महीने के अंतर्गत आपके पास में 2 से 3 निबंध लिखे जा सकते हैं, पर निबंध में सबसे बड़ी बात क्या है कि निबंध को लिखने के लिए कंटेंट रिच होना चाहिए, डिलाइटफुल आंसर राइटिंग और एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। और जो प्रीमाइस एग्जाम में पूछी गई है, जो टॉपिक में पूछी गई है, उसी प्रीमाइस पे आपको लिखना है। तो आप जब जब ऐसे लिखें तो आप अपने सहपाठी या पीयर ग्रुप के साथ में साझा जरूर करें और एक दूसरे के शुरुआत के लिखे हुए 5-10 एसेज एक दूसरे से इवैल्यूएट कराएं जो सिंसियर एस्पिरेंट्स है।
उसके उपरांत आपको अच्छा लगे तो आप अपने टेस्ट सीरीज के जो इवैल्यूएटर्स हैं, मेंटर्स हैं, उन्हें चेक करा सकते हैं, टीचर्स को शेयर कर सकते हैं। आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के भी जो मेंटर टीम को भेज सकते हैं, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू विद दैट एज वेल। तो हमेशा प्रस्तावना, पक्ष विपक्ष और निष्कर्ष जो है उसको बहुत ही अच्छे से आपको फ्रेम करना है, और वो तब होगा जब आपने एनसीईआरटी है, स्टैटिक है, करंट अफेयर है, उसको बहुत ही अच्छे से आत्मसात करके इंटरलिंक जो है किया हो दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि जो ऐसे हैं हमारा वो जीएस से ही एनरिच होगा, और जीएस पहले कंप्लीट करेंगे फिर ही हम ऐसे के ऊपर आएंगे। नैतिकता, जैसे आपने जीएस पेपर के अंदर एथिक्स है, एथिक्स भैया ऐसी चीजें, कुछ चीजें कंठस्थ हैं, कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेगी, और कुछ चीजें जो है एग्जाम्पल से, केस स्टडी से, आपके खुद के जो आपके पास में एथिकल कंसेप्चुअल वैल्यू सिस्टम है उससे आंसर करना होगा। एथिक्स के अंदर कोई आंसर ऐसा नहीं है कि सटीक हो सकता है, आप अलग उत्तर देंगे, मैं अलग दूंगा, कोई और टीचर अन्य अलग उत्तर देगा, पर हम सही उत्तर के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। वी कैन गो टुवर्ड्स अ मोर एक्यूरेट आंसर। सो यहां पे कोर्ट केस स्टडीज का जो है पहले से संग्रह बना के रखे, जितना अच्छा फॉर्डर मटेरियल होगा, जितनी अच्छी तैयारी होगी, जितना अच्छा आपने जो है बारिश से पहले अपने खेत को तैयार कर रखा है, उतना ही अच्छा बीजत्व होगा यहाँ पे, यानी अच्छे से जो है आप स्कोर कर पाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं स्टेप 9 पे कि क्या क्या हम लोग संशोधन कर सकते हैं। लास्ट में कभी भी आप जीएस के नोट्स बनाएंगे ना, तो रिविजन के लिए क्विक नोट्स की जरूरत होती है। क्विक नोट्स जो है, त्वरित नोट्स जो है, माइंड मैप्स जो है, यह हमेशा क्विक रिवीजन में, एक टीचर से 2 घंटे क्लास में पढ़ा फंडामेंटल राइट, उसको मैंने 3 माइंड मैप में नोट्स बना लिए, और वही 3 माइंड मैप के नोट्स जो है अब मैं 10 मिनट 15 मिनट में चुटकियों में रिवाइज कर लेता हूं। तो फास्ट रिवीजन के लिए क्विक नोट्स आपको जरूरी है, शॉर्ट नोट्स जरूरी है, माइंड मैप्स जरूरी है। मैं फिर कह देता हूं, हर विषय के मल्टीपल रिविजन्स होने हैं, चाहे सोर्स लिमिटेड हो, रिवीजन ज्यादा होगा सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें बिखरे हुए ज्ञान के मोतियों को माला में पिरोना है और राजा बनना है, ना कि वहां पे शक्ति प्रदर्शन करना है। अंतिम में कहना चाहूंगा, संयम व समर्पण। जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप कमिटमेंट यहां पे दिखाएंगे ना, ये सोचिए आप भविष्य में अपना समय जो है वह कहीं न कहीं निवेश करके चल रहे हैं। तो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, सुबह करिए 5-10 मिनट मेडिटेशन, शाम को 5-10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, है ना। तो आप देखेंगे आपका क्लटर जो है, आपकी फ्लो ऑफ थॉट जो है वो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। अपने सोशल मीडिया से दूर रहिए, फोन को अनावश्यक प्रयोग ना कीजिए, और स्वयं का जो बिलीफ सिस्टम है, यानी जो नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव वाइब्स है, उससे दूर रहिए। अपना इनर सर्कल इतना स्ट्रांग बनाइए, पेरेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, मेंटर्स हो, टीचर्स हो, जो आप पे विश्वास करें, और उनसे भी ज्यादा आप स्वयं पे विश्वास करें। अपने चेहरे की मुस्कान और मन का कॉन्फिडेंस कभी कमजोर ना होने दे, क्योंकि यूपीएससी के अंतर्गत जो स्ट्रेटेजी तभी काम करती हैं जब आप अभ्यास कर पाते हैं, और अभ्यास से भी ऊपर जो है आत्मविश्वास, आत्मबल आपके अंदर प्रबल हो पाएगा। तो हाल ही के अंतर्गत जो है आप तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे कछुए की चाल से चलो। पर आज 2 घंटे पढ़े हो, कल 2.5 घंटे पढ़ो, परसों 3 घंटे पढ़ो, इवेंचुअली अपना जो स्टडी स्पैन है उसको 8 से 9 घंटे 10 घंटे तक लेके आ जाओ। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, सततता जरूरी है। जो सतत नहीं वो जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। तो आपकी सततता ही आपकी सफलता का पर्याय रहने वाली है दोस्तों। विद दिस बीइंग सेड, आई विल कंक्लूड टुडे सेशन। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगती है। इस स्ट्रेटेजी पे आप चलते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप मुख्य परीक्षा के अपने गंतव्य के, अपने मंतव्य के लगातार निकट पहुंचते जाने वाले हैं दोस्तों। सो वियर द ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द फेस, confidence in the heart, that's the best way forward to start your preparation. All the best. I'll see you in the next video. Jai Hind.